बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं ये बरआज़म अफ्रीका की इंपॉर्टेंट कंट्री साउथ अफ्रीका की है, जहां पे पिछले 3 हफ्तों से पुरतशद्दुद मुजाहरे चल रहे हैं। इन पुरतशद्दुद वाक़यात के अंदर 200 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं और 2000 से ज़्यादा लोग जो इस वक्त तक इंजर्ड हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने पुरतशद्दुद मुजाहरों को रोकने के लिए मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया है सड़कों के ऊपर, और रबड़ की गोलियाँ फायर की जा रही हैं। लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और लाखों लोगों के खिलाफ अदालतों के अंदर केसेस चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग पुरतशद्दुद मुजाहरे कर रहे हैं वो पुरतशद्दुद मुजाहरों के साथ साथ जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हज़ारों एटीएम जो हैं वो उनको लूट लिया गया है। इसके साथ साथ बैंकों को लूट लिया गया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनके ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं। लोगों की दुकानों को लूट रहे हैं और लोगों के हाथ में जो चीज़ आती है वो उसको लूट कर अपने घरों के अंदर ले जाते हैं। और इस तरीके से जो अफ्रीका का इंपॉर्टेंट कंट्री साउथ अफ्रीका है वो एक क्राइसिस की सूरत हाल के अंदर है और वहाँ पे इंतहाई पुरतशद्दुद किस्म के वाक़यात देखने में आ रहे हैं जो कि पिछले 27 सालों में हमें देखने में नज़र नहीं आते। तो ये आजकल जो करंट अफेयर्स का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुख्तलिफ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर इसको टच किया जा सकता है, इंटरव्यूज़ के अंदर भी और इसके साथ साथ पेपर के अंदर भी। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर इंशाल्लाह हम साउथ अफ्रीका में ये जो क्राइसिस है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हुआ है और वो कौन सी चीज़ है जिसने साउथ अफ्रीका के अंदर इतने बड़े प्रोटेस्ट को ट्रिगर किया है, और साउथ अफ्रीका की जो अब लेटेस्ट सिचुएशन है वो कौन सी है। तो आज की जो वीडियो होगी उसकी आउटलाइन के अंदर सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका के बारे में देखेंगे कि ये कंट्री मैप के अंदर कहाँ पे लोकेट करता है, इसके कैपिटल्स कौन कौन से हैं। इसके साथ साउथ अफ्रीका के अंदर जो पिछले 3 हफ्तों में कौन कौन से वाक़यात हो चुके हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है साउथ अफ्रीका के अंदर उसके क्या रूट्स हैं। ये जो सारे पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं उसके अंदर जैकब ज़ुमा और इंडिया की एक इंपॉर्टेंट फैमिली है गुप्ता फैमिली, उसका क्या रोल है और इसके साथ साथ इस सारे क्राइसिस का आखिर सल्यूशन क्या है, क्योंकि पैनल आप लोगों से इसके सल्यूशन के बारे में भी क्वेश्चन कर सकता है या आप लोगों को इसका सल्यूशन भी कहीं पर प्रोड्यूस करना पड़ सकता है। तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लें। तो सबसे पहले आप लोग इस वक्त मैप देख रहे होंगे, जो बरआज़म अफ्रीका है उसके बिल्कुल एंड के ऊपर, बिल्कुल जो साउथ के ऊपर जो कंट्री है वो साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका की एक साइड के ऊपर नमीबिया है और इसके साथ साथ जिम्बाब्वे आ जाता है, मोज़म्बिक आ जाता है, और साउथ अफ्रीका के अंदर एक और कंट्री है लिसोथो, जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है जिसके चारों तरफ में आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका है। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका का जो बॉर्डर है वो स्वाज़ीलैंड को भी टच करता है। साउथ अफ्रीका की जो ये साइड है इस साइड के ऊपर इंडियन ओशन आ जाता है, यानी ईस्टर्न साइड के ऊपर, और जो वेस्टर्न साइड है उसके ऊपर जो है इसका अटलांटिक ओशन आ जाता है। तो ये साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं और इसका जो मोहल्ले वकू है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की कैपिटल्स की। तो साउथ अफ्रीका एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है, दिलचस्प कंट्री है जिसके एक नहीं बल्कि तीन कैपिटल्स हैं, केप टाउन, ब्लूम फाउंटेन और प्रिटोरिया। जो केप टाउन है इसे लेजिस्लेटिव कैपिटल कहा जाता है, यानी जो नेशनल असम्बली है वो केप टाउन के अंदर मौजूद है। जो ब्लूम फाउंटेन है ये जुडिशल कैपिटल है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बैठती है और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हैं वो सारी की सारी ब्लूम फाउंटेन के अंदर हैं। जो प्रिटोरिया है ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस है, गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो ये इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है कि साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं और वो जो 3 कैपिटल्स हैं उनकी क्या क्या रीजंस हैं। बिगेस्ट सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये जोहानिसबर्ग है, आप लोगों को इनके बारे में पता होगा। इसके साथ साथ डरबन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक सिटी है, पोर्ट एलिज़ाबेथ यहाँ का एक इंपॉर्टेंट सिटी है। जो इस वक्त करंट प्रेसिडेंट हैं वो साइरल रामाफोसा हैं और इनकी जो रूलिंग पार्टी है ये एएनसी है, जिसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टी है यहाँ पे वो डेमोक्रेटिक अलायंस या डेमोक्रेटिक अफ्रीकन अलायंस के नाम से उसे जाना जाता है। और जो अपोजिशन लीडर हैं वो जॉन स्टीन ह्यूसन हैं। और जो करेंसी है साउथ अफ्रीका की इसे साउथ अफ्रीकन रैंड या ZAR कहा जाता है। तो इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बता दिया कि साउथ अफ्रीका की जो इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, सारी कैपिटल, करेंसी और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि ये जो राइट्स हैं ये क्यों स्टार्ट हुए हैं। तो बेसिकली एक अदालत के अंदर केस चल रहा था, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के जैकब ज़ुमा, उनके अगेंस्ट उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस थे और उन चार्जेस की वजह से अदालत ने उनको बुलाया हुआ था। तो वो इंक्वायरी अपनी
कंप्लीट नहीं कर पाए और अदालत के सामने पेश नहीं हुए, तो अदालत ने वहाँ पे उनको जो है वो सज़ा सुनाई 15 मंथ की। तो 15 मंथ के लिए उन्हें करप्शन चार्जेस की वजह से जेल में भेज दिया गया। जो ही जेल में भेजने की सज़ा सुनाई गई तो पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर एक इंतहाई एहतजाज शुरू हो गया। जो हामी थे सारे के सारे जैकब ज़ुमा के, वो सड़कों पे आ गए। बेसिकली जो जैकब ज़ुमा हैं ये साउथ अफ्रीका के इंतहाई इंपॉर्टेंट एक प्रोविंस है जिसे क्वाज़ुलु-नताल या KZN के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि ये इनका होम प्रोविंस है। मैं आपको मैप के ऊपर भी दिखाता हूँ। ये मैप आप लोगों के सामने इस वक़्त शो हो रहा है और यहाँ पर ये देखें आप, ये क्वाज़ुलु-नताल है। तो ये जो क्वाज़ुलु-नताल है ये फार्मर जो प्रेज़िडेंट हैं साउथ अफ्रीका के, जैकब ज़ुमा, जिन्हें अरेस्ट किया गया है 15 मंथ के लिए 7 जुलाई को, उनके अरेस्ट के बाद यहाँ से प्रोटेस्ट जो है वो शुरू होता है और यहाँ से प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद इस प्रोविंस में जाता है और फिर उसके बाद यहाँ जाता है और फिर पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो प्रोटेस्ट है, जो वायलेंस है, वो सारे का सारा फैल जाता है। जो जैकब ज़ुमा हैं इनके ऊपर संगीन किस्म के करप्शन के चार्जेस हैं और ये इन्होंने अदालत की जो है वो उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और अदालत के सामने ये पेश नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से इनके जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। और KZN के बाद, नताल के बाद जो प्रोटेस्ट था, ये मेजर प्रोविंसेस हैं जिनके अंदर ये गौटेंग आता है, नॉर्दर्न कैप आता है, वहाँ पे ये प्रोटेस्ट सारे का सारा फैल गया है। जो जैकब ज़ुमा के सपोर्टर्स थे, इन्होंने प्रोटेस्ट के साथ जो एक इंतहाई दिलचस्प चीज़ की वो ये की कि जितने भी शॉपिंग मॉल्स थे उनको इन्होंने लूटना शुरू कर दिया। आप इंटरनेट के ऊपर जाके वीडियोज़ देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को किस तरीके से नुकसान पहुँचा रहे हैं। उन्होंने मार्केट्स, पूरी-पूरी मार्केट्स को आग लगा दी, पूरे-पूरे ATMs को लूट लिया गया, जला दिया गया। पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे लोगों के घर थे, कार्स थीं, इस तरीके की दूसरी चीज़ें थीं, उनको लोगों ने एक किस्म का हथियार लिया या उसे जला दिया। इसके अलावा जितने भी वेयर हाउसेस थे, जोहानिसबर्ग, केप टाउन और बड़े-बड़े जितने भी सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है ये बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। इसके साथ-साथ जो कोविड-19 की एक वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी साउथ अफ्रीका के अंदर, उसे भी रोकना पड़ गया क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा हो कंट्री में और ये 27 साल के बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने में आया था, 1994 के बाद ये आप कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला की जो एक स्ट्रगल थी उसके बाद ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में और इतना वायलेंस आ रहा है। उसकी वजह से ये जो कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको भी रोकना पड़ गया। अब तक की जो अखबारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक 200 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे ज़ख्मी हो गए हैं और 50,000 से ज़्यादा जो बिज़नेस हैं वो डैमेज हो चुके हैं या पार्शली डैमेज हो चुके हैं या फुली डैमेज हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका को इस वक्त अपनी तारीख की जो बदतरीन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसका भी सामना है। वहाँ पे इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। तकरीबन 3 डेकेड्स हो गए हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी के। 1994 के बाद अगर हम देखते हैं तो साउथ अफ्रीका को इस वक्त मल्टीपल जो क्राइसिस है उनका सामना करना पड़ रहा है। जो सबसे बड़ा साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, यानी दौलत की तकसीम में जो फ़र्क है गरीबों और अमीरों के पास। तकरीबन 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी कंट्री की आधी दौलत है। और जो इकोलॉजी क्राइसिस है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, ग्लोबल वार्मिंग, वो भी साउथ अफ्रीका को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है, जिसके अंदर फेमस केप टाउन वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने इसको ज़रूर स्टडी करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से भी मिलेंगी। इंस्टीट्यूशनल डैमेज हो चुका है साउथ अफ्रीका के अंदर, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो चुका है, तमाम इदारे तबाह हो रहे हैं। अगर हम जस्ट इकॉनमी की बात करें तो 29.1% अनएम्प्लॉयमेंट चली गई थी 2019 में, जो अब बढ़ के 33% हो चुकी है 2021 में। इसके साथ साथ तकरीबन 30.4 मिलियन पीपल जो हैं वो ऑफिशियल पॉवर्टी जो लाइन होती है उसके नीचे ज़िंदगी गुजार रही हैं और 13.8 मिलियन जो आबादी है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। यानी वहाँ पे पहले ही इतनी ज़्यादा इकॉनमी की इंस्टेबिलिटी चल रही थी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, नौजवान लोगों के पास कोई मौक़े नहीं थे। इसके साथ-साथ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है, दौलत का जो फ़र्क है वो बढ़ रहा है और जो नस्ली इम्तियाज़ है, रेशियल जिसे डिफरेंस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों ने मिलके प्रोटेस्ट को ट्रिगर किया और प्लस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसने इस प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा हवा थी, वो जैकब ज़ुमा का जो अरेस्ट था। और जैकब ज़ुमा को जो गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया 15 महीनों के लिए, जो कि साबिक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, 10 साल उन्होंने से ज़ायद हुकूमत की साउथ अफ्रीका के अंदर। 2008-9 से लेके 2018-19 तक वो प्रेसिडेंट रहे थे। तो उनके अरेस्ट के बाद जो उनके जितने भी ब्लैक सपोर्टर्स थे, जो यानी कि आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो स्याह फाम लोग थे, वो सारे के सारे सड़कों पे के ऊपर आ गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो सूरत हाल है उसको ख़राब कर दिया। जो एवरेज GDP है साउथ अफ्रीका का, ये 1.7% चल रहा है एवरेज के ऊपर 2011 से लेके 2018 के दरमियान। इसके
बाद कोविड-19 की सिचुएशन आ गई, वहाँ पे लॉकडाउन आ गया, थर्ड वेव ने वहाँ पे बिज़नेस को तबाह करके रख दिया और लोग कोविड-19 में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उसके खिलाफ सड़कों के ऊपर आ गए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी वहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नहीं है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है और इकॉनमी का जो वर्स्ट ईयर है वो 2019 है साउथ अफ्रीका की इकॉनमी में, जहाँ पे उसका जो शार्पेस्ट डिक्लाइन देखने में आया है जीडीपी के अंदर। तो ये जो इकॉनमी की वजह से जो लोगों के अंदर अनरेस्ट चल रहा था, तो इसलिए भी जो लोग हैं वो करंट जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। अब हम जैकब ज़ुमा के रोल की बात करते हैं, तो जैकब ज़ुमा जो हैं ये 2009 से 18 तक प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका के, और इनका ताल्लुक भी एएनसी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से ही था और इनके ऊपर संगीन करप्शन के चार्जेस हैं, किकबैक्स के चार्जेस हैं कि इन्होंने जब इनकी हुकूमत थी तो अपने जो इनके लोग थे उनको बहुत ज़्यादा नवाजा, जो अपने लोग थे उनको इन्होंने अपॉइंटमेंट्स की उनकी, और उनको जो हाई रैंक्स के ऊपर उनको लगाया। इसके साथ साथ जो काबीना में इनके जो मिनिस्टर्स थे और इसके साथ साथ जो सरकारी एहलकार थे और जो नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो इदारे थे, उन्होंने बाकायदा अदालत के जाके ये स्टेटमेंट दी कि जैकब ज़ुमा जो हैं इन्होंने बहुत संगीन किस्म की करप्शन की है और जो साउथ अफ्रीका की इकॉनमी बेसिकली आजकल इतनी ज़्यादा जो है वो लड़खड़ा रही है, उसकी जो बेसिक रीज़न है वो जैकब ज़ुमा है। तो जब जैकब ज़ुमा के खिलाफ इतने ज़्यादा संगीन किस्म के चार्जेस लगे तो फिर अदालत ने उनके ऊपर एक केस चलाया और उस केस में वो नहीं आ सके, उसकी प्रोसीडिंग नहीं कर सके और फिर उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया। इसके साथ-साथ जो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंडिया की एक फैमिली है जी, गुप्ता फैमिली। गुप्ता फैमिली बेसिकली इंडियन थे जो माइग्रेट करके चले गए साउथ अफ्रीका के अंदर और वो साउथ अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर चला रही हैं। जो गुप्ता फैमिली का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है जैकब ज़ुमा के ऊपर, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर। डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स थे वो गुप्ता फैमिली के हाथ में थे। उन्होंने वहाँ पे डिफरेंट किस्म की अपॉइंटमेंट्स भी गुप्ता फैमिली ने खुद करवाई। इवन के कैबिनेट के अंदर भी गुप्ता फैमिली ने जाके अपनी मर्ज़ी के लोगों को लगवाया। इसके साथ-साथ जो मेन पावर थी वो आप यूँ समझ लें कि गुप्ता फैमिली की थी। यानी फेस के ऊपर तो आप यूँ समझते थे कि जैकब ज़ुमा लीड कर रहे हैं साउथ अफ्रीका को, लेकिन जो फैसला साज़ी की कुव्वत थी वो सारी गुप्ता फैमिली के हाथ में थी। बहुत ज़्यादा ब्राइब चार्जेस इनके ऊपर लगे। 1999 के अंदर आर्म डील जो हुई थी फेमस, उसके अंदर करप्शन के चार्जेस थे। इसके साथ-साथ जो जैकब ज़ुमा के बेटे हैं दुदा ज़ेन ज़ुमा और उनकी जो बेटी हैं दुदा ज़ायल ज़ुमा, उनको भी गुप्ता फैमिली ने अपने बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ी पोस्टों के ऊपर रखा हुआ था, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टरशिप दी हुई थी। इसके साथ-साथ गुप्ता फैमिली की अगर हम बिज़नेस की बात करें तो पावर सेक्टर के अंदर, कोल सेक्टर के अंदर, आयरन, यूरेनियम की जो एक्सट्रैक्शन है इसके अंदर और इनकी जो डिप्लॉयमेंट है उसके अंदर, इसके साथ-साथ रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं ये लोग और मीडिया का बिज़नेस करते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि ये साउथ अफ्रीकन बिज़नेस की जान है और इन्होंने जैकब ज़ुमा को पूरे के पूरे जैकब ज़ुमा को कठपुतली बनाया हुआ था और इन्होंने बहुत ज़्यादा मफ़ाद हासिल किया, करप्शन करवा के, अपने मर्ज़ी के लोगों को लगवा के, और इनका जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया। और जब आप इस तरीके के जितने भी कंट्रीज़ की बात करते हैं जहाँ पे जो लोग हुकूमत के अंदर होते हैं और उनके जो इर्द-गिर्द लोगों को जब नवाज़ा जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर एक बेचैनी की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। जब वो बेचैनी की कैफ़ियत आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के पेट में जाने के लिए आप रोटी फ़राहम नहीं करेंगे, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी और जो दौलत की तक़सीम के ऊपर इतना बड़ा गैप होगा और नस्ली इम्तियाज़ात किए जाएँगे, तो फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ पे लावा जो है वो उबलना शुरू हो जाता है और एकदम फिर वो फट जाता है। तो यही साउथ अफ्रीका के अंदर सूरत-ए-हाल हुई कि एकदम जो लोग हैं वो सड़कों के ऊपर आए और उन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया और इतने बड़े प्रोटेस्ट के अंदर इतना डेडली किस्म का प्रोटेस्ट किया साउथ अफ्रीका की 27 साला तारीख में, और इसकी जो बेसिक रीज़न थी वो गुप्ता फैमिली का जो इन्फ्लुएंस था जैकब ज़ुमा के ऊपर और जो जैकब ज़ुमा ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, ये इसकी बेसिक कॉजेज़ थी। अब रामाफोसा गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ क्या किया, तो रामाफोसा गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो रामाफोसा ने बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इंटरनेट के ऊपर आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने बाकायदा कहा कि जैकब ज़ुमा जो है ये अंडर लॉ हैं और उनको हम बाकायदा तौर पे अरेस्ट कर चुके हैं और उनके खिलाफ जितनी भी अदालती कार्रवाई है उन्हें उनका सामना करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ रामाफोसा ये कह चुके हैं कि हम इकॉनमी को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि सपोर्टर्स आते हैं जैकब ज़ुमा के, इन्होंने जो इकॉनमी है साउथ अफ्रीका की इसको सबोटैज किया है। यही वजह थी कि रामाफोसा ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, पुलिस को डिप्लॉय कर दिया और लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने सरकारी जो मुदाखलत है वो शुरू कर दी। फाइनेंशियल सपोर्ट इस वक्त साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट शुरू कर चुकी है, जिन लोगों का बिज़नेस यहाँ पे तबाह हुआ था या जिनको लोगों ने लूट लिया था, जो लूटिंग का इतना बड़ा इंसिडेंट साउथ अफ्रीका की तारीख के अंदर आया, उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट फ्राहम कर रही है। इसके साथ-साथ गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट सीसीटीवी फुटेज हैं उनकी मदद से जो लोग
जिनकी तशख़ीस हुई उनके ख़िलाफ़ जो कोर्ट के अंदर केसेस जा रहे हैं और अब जो सूरत-ए-हाल है वो आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल की तरफ जा रही है। लेकिन आप उसको सारा नॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन अब जो वहाँ पे लूटिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं और जो सियाह फ़ाम हिमायती हैं जैकब ज़ुमा के, वो जैकब ज़ुमा के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या स्टेटमेंट जारी करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को जितना भी अच्छा स्टडी कर लें, जितना भी अच्छा बता दें कि ये सूरत-ए-हाल चलती है, आपको उसके बारे में कोई ना कोई सॉल्यूशन देना होता है जो कि आप सर्च करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। देखें नेल्सन मंडेला के बाद से वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सिंगल पार्टी का होल्ड चलता है पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर। तो साउथ अफ्रीका एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जहाँ पे उनके इवन के जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वहाँ पे भी उनका बाकायदा रूल चलता है कि आपने इतने परसेंट जो हैं वो सियाह फाम लोगों को अपनी टीम के अंदर शामिल करना है, जो जितनी भी स्पोर्ट्स की टीम्स होती हैं। तो वहाँ पे एक पूरी अदारा जाती इस्लाहात की ज़रूरत है। जब तक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं होंगी तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। स्मॉल बिजनेस को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी चाहिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो पीस होता है। जब तक आपकी कंट्री में अमन नहीं होगा, लोग बाहर से किस तरीके से आके वहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ कोविड क्राइसिस की जो मैनेजमेंट है वो बहुत बुरी तरीके से हुई है साउथ अफ्रीका के अंदर। उन्होंने यकदम लॉकडाउन लगा दिया था, पूरी इकॉनमी जो है वो फॉल कर गई, यकदम शार्पेस्ट उनका डिक्लाइन आ गया जीडीपी के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा चली गई। इसके साथ साथ इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की वहाँ पे भी बड़ी हद तक ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स करे। जब तक इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स नहीं होंगी तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। गुप्ता फैमिली का जो रोल है उसको कम करने की ज़रूरत है। उसके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर जल्द अज जल्द गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए ताकि उनका रोल ख़त्म हो सके और सूरत हाल नॉर्मल हो सके। एक नेशनल सतह का डायलॉग होना चाहिए क्योंकि एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, बहुत ज़्यादा किस्म के लोग हैं, एथनिक ग्रुप्स भी हैं, रिलीजन भी डिफरेंट किस्म के हैं। तो वहाँ पे मिल बैठ के पूरी सियासी मुकालमा होना चाहिए जहाँ पे बैठ के जो मुस्तकबिल का लाहे अमल है उसको तैयार करना चाहिए कि वहाँ पे सूरत हाल को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो पॉलिटिकल एंड रेशियल हार्मोनी होती है। यानी कि आपके मुल्क के अंदर अंग्रेज़ भी हैं, आपके मुल्क के अंदर सियाफ़ाम बाशिंदे भी हैं, आपके मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स लोग जो भी हैं, इमिग्रेंट्स भी हैं, जिनके अंदर इंडियन लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, एशियन कम्युनिटी काफ़ी पाई जाती है, यूके के लोग भी वहाँ पे हैं, ज़िम्बाब्वे के लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, इसके साथ-साथ अरेबियन कंट्रीज़ के लोग भी वहाँ पे जाते हैं। तो उन सब के दरमियान एक हार्मोनी की ज़रूरत है। जब तक वो क्रिएट नहीं होगी, जैसे कि नेल्सन मंडेला के दौर में एक वहाँ पे अपराइज़िंग हुई, सूरत-ए-हाल कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन उसके बाद से फिर दोबारा से वही सूरत-ए-हाल देखने में आ रही है। आए रोज़ हमें अखबारात की मदद से ये देखने में आता है कि वहाँ पे जो स्याह फ़ाम लोग हैं, उनके खिलाफ नस्ली जो डिफ़रेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जब तक ये सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं होगी, वहाँ पे हालात बेहतर नहीं हो सकते। तो ये साउथ अफ्रीका जो क्राइसिस था, वहाँ पे जो राइट्स थे, उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के साथ। जैसा कि मैंने कहा था कि करंट अफ़ेयर्स के ऊपर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा। मेरी कोशिश थी कि इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखा जाए और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएँ। आई थिंक कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये फ़ायदा देगी। वीडियो पसंद आई तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना ख़्याल रखना है। जी, अल्लाह हाफ़िज़।